हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदेश पाटिल। स्वागत करता हूं मैं स्वागत करता हूं मैं आदेश पाटिल आप सभी लोगों का मेरे इस एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन और व्हाट इज फिजिक्स क्या है वो सभी एक्सप्लेन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें बस इसके 2 लेक्चर्स लगेंगे इस फिजिकल वर्ल्ड को ख़त्म करने में। जैसे कि मैंने कहा था कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी एमसीक्यू पूछा नहीं जाता, तो हम इसे कम से कम हमें सिर्फ 2 लेक्चर्स लगेंगे इसे ख़त्म करने में, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। और फिजिकल वर्ल्ड के बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है एमसीक्यू के ओरिएंटेड वो आता है गाइस हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आज हम सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो आज हम फिजिकल वर्ल्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में बेसिकली बस जो पॉइंट्स दिए एनसीईआरटी में वो हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, सिर्फ और कुछ स्टेट बोर्ड में पॉइंट दिए हैं वो हम पॉइंट सिर्फ डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ इस टॉपिक में लेसन में कुछ है नहीं। तो इसका जो पहला पॉइंट था व्हाट इज फिजिक्स, वो मैंने डिटेल में अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया। वो आप यहाँ पिक्चर शो कर रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस टॉपिक का जो सेकेंड पॉइंट है वो है गाइस कि हम इस फिजिक्स में करेंगे क्या, मतलब व्हाट वी डू इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या करेंगे, मतलब जैसे हर सब्जेक्ट में होता है कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स, पीरियोडिक एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं, उनके फिजिकल और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज का हम स्टडी करते हैं। ऐसे मतलब केमिस्ट्री और 3 टाइप है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। वो हर सेक्शन में हम उनका अलग अलग स्टडी करेंगे। बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में भी हम क्या करेंगे कि इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमेनॉन्स गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। मतलब फिजिक्स में हम अलग अलग फिनोमेनॉन्स को स्टडी करेंगे जो अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में हमें बताया था, तो हम न्यूटन का ग्रेविटी का स्टडी करेंगे। कुलोम ने उसका कुलोम्स लॉ दिया था जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें काफ़ी यूजफुल होगा। और ऐसे बहुत से साइंटिस्ट ने जो बहुत से अलग अलग लॉज दिए हैं उन्हें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट कि हम फिजिक्स में करेंगे क्या, व्हाट वी डू इन फिजिक्स। अगला पॉइंट आता है गाइस हमारा कि फिजिक्स में हमारे स्कोप कौन कौन से, मतलब स्कोप इन फिजिक्स। उसमें पहला आता है गाइस मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और दूसरा आता है गाइस माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब इनके आप इनके वर्ड से भी आप इस टाइप का मतलब माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहना क्या चाह रहे हैं, इससे भी आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, मैक्रो इस वर्ड का मीनिंग ही आता है लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स, और
माइक्रो, इसका अर्थ आता है स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम सैटेलाइट्स या फिर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और माइक्रोस्कोपिक में हम एटॉमिक, न्यूक्लियर या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरीज को स्टडी करेंगे। तो ये हो गए स्कोप इन फिजिक्स। हमारे अब तक 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो इसके आगे का पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपको शायद ही सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आगे इससे आगे वाला पॉइंट जो आता है वो है गाइस ब्रांचेस इन फिजिक्स। हर किसी को इंटरेस्ट होता है उसके जो सब्जेक्ट चाहे उसमें क्या क्या आता है, उसके टाइप्स कौन से। अब वो शुरू होगा, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, ब्रांचेस इन फिजिक्स। बेसिकली आप इसे ऐसे जान लो कि मान लो सपोज ये ट्री है और ये उसके ब्रांचेस। ये ट्री जो है गाइस वो है हमारी फिजिक्स, और ये उसकी ब्रांचेस। तो बिल्कुल उसी प्रकार फिजिक्स के भी अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनमें हम अलग अलग फिनोमेना का स्टडी करेंगे। तो वो ब्रांचेस कौन से, चलो आइए देखते हैं। इसमें गाइस हमारी पहली ब्रांच जो आती है वो है हमारी मैकेनिक्स। क्या? मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स के ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स के ब्रांच में हम न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन है, हम उससे इस मैकेनिक्स जो ब्रांच है उसमें, फिजिक्स के मैकेनिक्स जो ब्रांच है उसमें ये सब स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया प्रोपेगेशन ऑफ रॉकेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रॉकेट का प्रोपेगेशन और सरफेस से और न्यूटन्स के लॉ का क्या रिलेशन है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप सभी को पता होगा कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बिल्कुल अगर ये रॉकेट अर्थ के सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेगा गैसेस का, तो अर्थ भी उसी फोर्स से बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और रॉकेट ऊपर की ओर प्रोपेगेट होगा। तो यही रिलेशन है प्रोपेगेशन ऑफ और न्यूटन के थर्ड लॉ का। इसमें हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। हो गया, ये हमारी मैकेनिक्स ब्रांच हो गई। सेकेंड ब्रांच जो आती है गाइस फिजिक्स की, वो है हमारी सेकेंड ब्रांच इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे? अगर आप इसका नाम ठीक से देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रो आता है। तो इसके नाम की तरह ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के डिफरेंट फिनोमेनॉन्स और उनकी जो फील्ड होती है उन सब का स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे। तो हम इसके डेफिनेशन टाइप ऐसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेनॉन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बॉडीज। मतलब हम अगर ये मान लो सपोज एक स्फीयर है, न्यूट्रल है, हम इसे चार्ज पार्टिकल बना सकते हैं। चार्जेस के 3 मेथड होती हैं अलग अलग, बाय फ्रिक्शन, बाय
ये मतलब फ्रिक्शन, ये उसकी एक मेथड होगी। तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल भी है तो भी हम उसे इलेक्ट्रिकल मतलब चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक बॉडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो फैराडेज का लॉ था। तो हाँ, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और अगर इसका एग्जांपल हम दे तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स। याद रखना गाइस कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स होता है और इसमें मैकेनिक्स में प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स और प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स, एंड मैकेनिक्स में ये भी आता है प्रोपेगेशन ऑफ रॉकेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मैकेनिक्स में जो ये साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती है ऐसे, वाटर वेव्स भी ऐसे ही ट्रांसवर्स होती है, पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो रेडियो वेव्स होती है वो लॉन्जिट्यूडनल होती है। मतलब साउंड वेव्स और वाटर वेव्स ऐसे पैरेलल ट्रैवल करते हैं, मतलब ये जो पार्टिकल है वो बस ऐसे आगे पीछे ऐसे मूव होते हैं, पर रेडियो वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऊपर नीचे मूव होते हैं, इसलिए ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो ये इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर मूवमेंट होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में। पर ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ऐसे आगे पीछे होती है, तो ट्रांस मतलब ये डायरेक्शन है उसकी, डायरेक्शन के साथ जो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो परपेंडिकुलर होती है, पर ट्रांसवर्स वेव उसकी प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से 0 डिग्री में मतलब पैरेलल होता है। तो ये उनका मेन डिफरेंस है। और ऐसे बहुत सारे शायद 8 या 9 डिफरेंसेस हम 8 हमारे 11th के लास्ट चैप्टर यानी साउंड में डिस्कस करेंगे। हाँ, फिजिक्स 1 के लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इनके सभी, मतलब इन दोनों के हम डिस्टिंग्विश टाइप के डिस्कस करेंगे और इन दोनों के 8 प्रॉपर्टीज यानी 16 प्रॉपर्टीज हम वहाँ एक साथ स्टडी करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, मतलब इतनी सिंपल और इजी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और अब हमारा तीसरा ब्रांच आता है गाइस, जो कि है ऑप्टिक्स। इसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ डिफरेंट फिनोमेनॉन्स रिलेटेड टू लाइट। पर ऑप्टिक्स में भी 2 लेसन्स आते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। हम लाइट का स्टडी रे ऑप्टिक्स में करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में हम वेव के डिफरेंट नेचर्स के बारे में, डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स हमें 12th में है और रे ऑप्टिक्स यानी लाइट का स्टडी हमें 11th में है। तो इसमें ऑप्टिक्स में क्या आता है कि ऑप्टिक्स मतलब इट डील्स विद डिफरेंट फिनोमेनॉन्स रिलेटेड टू लाइट। अब लाइट है तो दूर से आएगी ऐसा, मतलब अगर इसके एग्जाम्पल ले तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी आता है। अब वो कैसे आता है वो हम रे ऑप्टिक्स चैप्टर के थोड़े से एंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब हमारी फोर्थ ब्रांच जो आती है वो है गाइस थर्मोडायनेमिक्स। वो है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। तो इस ब्रांच में हम बस अगर इसका थर्मो ये जो मीनिंग निकाले तो आता है हीट, मतलब सब हीट रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब थर्मोडायनेमिक्स इस ब्रांच के अंडर आएंगे। जैसे 11th में हमारा एक फिजिक्स 1 का एक टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आता है। और 12th में दो टॉपिक्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब उसमें फ्लूइड्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स भी आते हैं, सॉलिड नहीं आते।
तो वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और थर्मोडायनेमिक्स इस नाम का ही चैप्टर हमें 12th में है। तो ये 3 चैप्टर सब थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आएंगे। अगर सपोज मान लो ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये आइसोलेटेड गैस, ये उनके पार्टिकल्स सॉलिड में सब क्लोज होते हैं। अगर आप हर मैटर को इक्वली अगर हीट करोगे तो सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी मूवमेंट किसकी होगी? ऑब्वियसली गैस की, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी वो इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है और इससे इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट इनमें हमें देखने को मिलेगी, यानी गैस में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं और सॉलिड के कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो इन्हें हिलने डुलने में ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ये स्लाइटली वाइब्रेशंस करते हैं और धीरे धीरे उनकी स्पीड इंक्रीज होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। बस अब हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है। वो डेफिनेशन क्या होगी कि हमने इन्हें हीट किया तो इनमें इंटरनल चेंजेस आए, तो डेफिनेशन भी इसकी यही होगी कि डेफिनेशन होगी इट डील्स विथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी क्योंकि ड्यू टू, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने हीट दी ड्यू टू हीट एंड वर्क। अब आप कहोगे वर्क कैसे? क्योंकि अगर हम किसी भी गैस को अगर प्रेशर अप्लाई करें एक स्पेसिफिक इस पे टेम्परेचर पे, तो वो कंडेंस्ड होता है। यानी मान लो सपोज एक क्रिटिकल टेम्परेचर नाम का एक पैरामीटर होता है। अगर इस क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर कोई गैस हो और अगर हम उसे प्रेशर अप्लाई करें, उसे जितना प्रेशर लिक्विड में आने चाहिए उसे हम उतना प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंडेंस हो जाता है। पर अगर कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से भी आगे है तो हमें पहले उसे क्रिटिकल टेम्परेचर में लाना होगा, फिर उस पर हम प्रेशर अप्लाई करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारी फिजिक्स की ब्रांचेस। अब हमारा गाइस अगला पॉइंट आता है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसमें हमारे 2 टाइप्स आते हैं। रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। अब रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स में क्या डिफरेंस है वो हम जानते हैं कि रियल फोर्स मतलब ऐसे फोर्सेस जिन्हें रियल यानी ओरिजिनल सोर्स एंड ओरिजिन होता है। जैसे हम अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी, और वो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये सेंटर क्या होगा? उस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ओरिजिन हो गया। क्या हो गया गाइस? एक ओरिजिन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को उसका रियल ओरिजिन है, रियल सोर्स है। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ये 3 एग्जाम्पल रियल फोर्स के हुए। अब सूडो फोर्स मतलब ये फोर्सेस विच
डू नॉट हैज रियल सोर्स एंड रियल ओरिजिन। तो इसका एग्जाम्पल आता है इनर्शिया। इनर्शिया, मान लो सपोज हम गाड़ी में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से हमारी गाड़ी ने लेफ्ट टर्न ले लिया। लेफ्ट टर्न लेने पे हम राइट साइड पे झुक जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो इसी फिनोमेनन को हम इनर्शिया बोलते हैं। पर ये जो हमें जिस फोर्स ने राइट साइड को ढकेला उसका तो कोई रियल सोर्स या रियल ओरिजिन नहीं है, इसलिए हम उसे सूडो फोर्स में ही कंसिडर करते हैं। तो ये तो हो गए गाइस फोर्सेस के टाइप। अब रियल फोर्सेस के जो मैंने 3 एग्जांपल्स बताए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, उनमें से हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन, मीनिंग यानी अर्थ और टाइप्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के तो टाइप्स नहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के 3 टाइप्स है, तो वो टाइप्स और इन दोनों की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला आता है गाइस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्स क्या है? ये बेसिकली ऐसा फोर्स है कि ये यूनिवर्स में सिचुएटेड हर ऑब्जेक्ट में होता है। मान लो स्फीयर है 2, m1 और m2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करता है। मतलब ये स्फीयर इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये स्फीयर इसको अपनी ओर मतलब दोनों स्फीयर एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी पे आती है कि इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, F = G m1 m2 by r²। ये इसे हम आगे डिराइव करेंगे। अब हम इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है गाइस कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव कभी नहीं होता। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है गाइस कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो रेंज है, मतलब ये कितने दूर तक के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच सकती है उसका अभी तक पता नहीं चला, इसलिए इसकी जो रेंज है वो है इन्फिनिटी। मतलब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अनलिमिटेड। इसकी रेंज अनलिमिटेड है, ये उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? हर प्रॉपर्टी एक के ऊपर एक बेस्ड है पर कुछ प्रॉपर्टी इंडिविजुअली सेपरेट है, तो हमें हर प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या पता उसके आगे की प्रॉपर्टी हमें उस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड आ जाए। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि रेंज उसकी अनलिमिटेड है। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था F = G m1 m2 by r²। अब ये G कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट रहेंगे ही। अगर हम इन तीनों को कांस्टेंट रख दिया तो आता है, तो F इस r² को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर जाता है। तो इससे हमें क्या पता है? इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड है। मान लो इसकी रेंज 10⁻10 है, मान लो सपोज यहाँ तक, अब तक तो यहाँ गया है। मतलब रुको, पहले हम 10⁵ की बात करते हैं। मान लो सपोज एक ऑब्जेक्ट 10⁵ इस डिस्टेंस पे है
और इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आएगा 10⁻10 और इस तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो फोर्स भी बहुत कम होगा। और अगर इसका स्क्वायर अब इस डिस्टेंस पे जाने पर इसका स्क्वायर होगा 10⁻20 तो फोर्स तो और नीचे गिरेगा। तो इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि उसकी रेंज अनलिमिटेड है, इसलिए ये सेकेंड प्रॉपर्टी अपने इस ग्रेविटेशन फोर्स को इस हमारे पूरे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स बना देती है। और यही हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों के लिए मतलब माइक्रोस्कोपिक डोमेन के लिए भी और मैक्रोस्कोपिक डोमेन के लिए मतलब छोटे से छोटी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लागू है मतलब एप्लीकेबल है। मतलब इट इज एप्लीकेबल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर बोथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये हो गई गाइस हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है कि मान लो सपोज ये अर्थ है, ये सन है, अर्थ के रेडियस होते 6370 किलोमीटर पर हम उसे अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 6400 किलोमीटर्स। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज जो अनलिमिटेड है मतलब ये इतने तक तो सीमित रहेगी नहीं, तो ये अनलिमिटेड बहुत कितने भी आगे तक जा सकती है। तो हमें पता है कि अर्थ और सन के बीच तो वैक्यूम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब एक मिनट, हाँ सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हमारी सिक्स्थ और लास्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे थर्ड प्रॉपर्टी पे, या फिर हम इसे ऐसे भी सेकंड प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि F जो है वो मैंने बताया कि डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है और यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ये होते हैं हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीट, उसके डेफिनेशन के साथ, उसके मीनिंग के साथ और उसके प्रॉपर्टीज के साथ। अब हमारा अगला फोर्स जो आता है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बेसिकली तीन टाइप हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा आता है मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा हमारा आता है यही मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम हर एक की डेफिनेशन, उसके मीनिंग और फिर डिटेल में डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही प्रॉपर्टीज जानेंगे, मतलब वो प्रॉपर्टीज इन तीनों के लिए लागू होंगे। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मीनिंग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। ये एक फोर्स है कहाँ का, बिटवीन एनी टू चार्जेस, चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्जेस भी कह सकते हैं, किसी भी दो चार्जेस में से का ये एक फोर्स है, और किसी भी दो चार्जेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये इससे सिमिलर है। सिमिलर कैसे कि बस यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस की जगह मैग्नेट के दो पोल्स आते हैं, यानी डाइपोल हम उसे कहते हैं नॉर्थ और साउथ। यानी ये मैग्नेटिक फोर्स भी एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। कहाँ का, दो पोल्स में, किसी भी दो पोल्स में, किसी भी दो पोल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो हमारा होता है मैग्नेटिक फोर्स। और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी डेफिनेशन क्या है कि ये भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स है, पर वो चार्जेस मोशन में होने चाहिए, और तब इन दोनों में जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा, जब दो चार्जेस रेस्ट में होंगे, रेस्ट पोजीशन में होंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है गाइस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इसे हम आगे पढ़ेंगे ये कैसे आया फॉर्मूला, कैसे डिराइव हुआ, वो सब हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो आती है गाइस वो है कि ये फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब इट मे बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि इट्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी रेंज भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह बड़ी लंबी होती, पर इसकी कुछ लिमिट है। ऐसा नहीं कि ये इनफिनिट अनलिमिटेड है, नहीं, ये लिमिट है। इसको कुछ ना कुछ लिमिट है, पर बहुत लंबी है। इट्स रेंज वेरी लॉन्ग बट इट इज लिमिटेड। तो यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स रेंज इज वेरी लॉन्ग बट इट इज लिमिटेड। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी के बेस पर ही है, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे इस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी फॉर्मूला ये था, 1 प्रोपोर्शनलिटी साइन मिले तो 1 F प्रोपोर्शनल टू F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी था और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए भी था। तो उसकी जो रेंज थी वो तो अनलिमिटेड थी, तो ये तो हमेशा, अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना ही ज़्यादा गिरेगा, फिर कम होगा। पर इसकी जो कम होने, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फोर्स नीचे गिरने की जो, मतलब जो एबिलिटी, वो हम बता ही नहीं सकते कितना नीचे गिर सकता है फोर्स। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कुछ लिमिट है, मतलब फोर्स की कुछ लिमिट है गिरने की भी। मतलब सपोज मान लो फोर्स यहीं तक आ गया और रुक गया, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या बनाती है, ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी, रेंज वाली प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर बताती है। कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो पूरे नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, तो उसके मतलब पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ऑब्वियसली। पर हमने ये प्रूव भी कर दिया कि क्यों स्ट्रॉन्गर है उससे ज़्यादा। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इतना ही। हमारी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है गाइस
कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड होता है। मतलब अगर मान लो सपोज ये दो चार्जेस हमने ए में रखे हैं तो इनमें जो फोर्स होगा वो एफ होगा, और अगर हमने इन्हीं दो चार्जेस को अगर वाटर में रखा तो इनमें जो फोर्स होगा वो है एफ डैश। मतलब ये जो फोर्स है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, और अगर ये वैक्यूम में रखा जाए तो ये फोर्स इक्वल टू 0 होता है, मतलब फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। और फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को ओबे करता है। ये भी इनवर्स लॉ ऑफ डिस्टेंस को ओबे करता है। तो गाइस ये हमारा पार्ट 1 हो गया फिजिकल वर्ल्ड का, और फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2 में अगली वीडियो आएगी। तो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 1 बेसिकली यही तक था। तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई परेशानी हो मेरे टीचिंग के रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और धन्यवाद, मैं आप सभी को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।